एपिसोड 271 टू 280। अध्याय 271। दूसरा पुरुष नायक। ड्राइवर ने सामान बस के पीछे लगेज कंपार्टमेंट में रख दिया जबकि जीमिंग और सोंगजिन जू लान के साथ बस में चढ़ गए। जब जीमिंग बस में चढ़ी तो वह बस में बैठे लोगों को देखकर हैरान रह गई। फिल्म में वू शेंग मुख्य पुरुष पात्र थे। वह उन्हें जानती हैं क्योंकि वह उनके साक्षात्कार में मौजूद थे। उसके बगल में एक आदमी बैठा था, शायद उसका मैनेजर या कुछ और। वह उसके पास गई और हल्के से झुककर उसका अभिवादन किया। वू शेंग जीमिंग के विनम्र व्यवहार से प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसकी ओर हाथ हिलाते हुए कहा, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो। ये कार्यशाला हमारे लिए मौज मस्ती करने और एक दूसरे के सामने अपनी पहचान बनाने के लिए है। और मैंने आपको आपके इंटरव्यू में देखा है। हालांकि आप नए हैं लेकिन आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसलिए आपको बस अपने कौशल को निखारने पर ध्यान केंद्रित करने और अधिक सीखने की ज़रूरत है। जीमिंग ने शांति से उनकी बातें सुनी और कई बार सिर हिलाया। उसके बाद जीमिंग ने अपना सिर घुमाया और अपनी सीट के सामने बैठी लड़की की ओर देखा। उसकी सीट के सामने एक सुंदर लड़की बैठी थी जिसने जैकेट और मिनी स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसके बाल मध्यम लंबाई के थे और भूरे रंग के थे। जीमिंग ने आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि वह ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे। उन्हें बस में लगभग 3-4 घंटे की यात्रा करनी थी और लड़की ने लंबी पेंसिल हील वाली छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। इसके अलावा उसने बहुत सारा मेकअप भी किया हुआ था जो उसे परिपक्व और वृद्ध लुक दे रहा था। जीमिंग ने उसे हल्की मुस्कान दी और उसका अभिवादन किया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लड़की ने आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा और उसके अभिवादन को अनसुना कर दिया। जीमिंग उसके असभ्य व्यवहार के बारे में अवाक थी। वह सिर्फ विनम्र बन रही थी क्योंकि वह नई थी, लेकिन ये लड़की अहंकारपूर्ण व्यवहार कर रही थी। लड़की ने जीमिंग की तरफ देखा और आंखें सिकोड़ लीं। जीमिंग लड़की के चेहरे पर नाखुशी के भाव देखकर उलझन में पड़ गई। उसे तो ये भी नहीं पता कि वह उसे ऐसे क्यों देख रही थी। जीमिंग उस स्थान पर जड़वत खड़ी थी जब उसके पीछे खड़े सोंगजिन ने उसके कान में फुसफुसाया। वह युआन लेई हैं, फिल्म की मुख्य नायिका। वह एक ग्रेड अभिनेत्री हैं लेकिन उनका चरित्र थोड़ा अलग है। आपको उनके आसपास सावधान रहने की जरूरत है। जीमिंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। अब उसे समझ आया कि वो इतनी घमंडी क्यों हो रही थी। जीमिंग ने अपने होंठ भींच लिए और सोच रही थी कि कहाँ बैठें, तभी पीछे से जूलैन की आवाज़ आई। जीमिंग, तुम वू शेंग के सामने वाली सीट पर बैठो। सीटें तुम्हारे किरदारों के हिसाब से व्यवस्थित की गई हैं और तुम्हें अपने साथियों के साथ बैठना है ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ एक बंधन बना सकें और एक दूसरे के बीच प्राकृतिक रसायन दिखा सकें। जूलैन ने खुद को पीछे से दबाया और जीमिंग के बगल में आ गई। जीमिंग, तुम खिड़की वाली सीट पर बैठो। दूसरा मुख्य पुरुष कलाकार थोड़ी देर में आएगा, तब तक तुम आराम कर सकती हो। तुम उससे पहली बार मिल रही हो इसलिए घबराओ मत, जूलैन ने उसे सीट दिखाते हुए बताया। जीमिंग भी जूलैन के पीछे पीछे सीट की ओर बढ़ी और आश्चर्य से पूछा, दूसरा पुरुष नायक? क्या कोई और पुरुष नायक भी है? उसे दूसरे मुख्य पुरुष किरदार के बारे में कुछ पता नहीं है। उसने उस हिस्से के बारे में नहीं पढ़ा। उसे फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिली है। वह तो बस स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इसमें कोई दूसरा पुरुष किरदार भी है या नहीं। जूलैन ने सहजता से उत्तर दिया, हाँ, वह तुम्हारा साथी है। तुमने पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी होगी, है ना? उसने हंसते हुए उससे पूछा। जीमिंग ने हल्के से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, आपका पार्टनर इस क्षेत्र का एक मशहूर अभिनेता है और यह पहली बार था जब वह सेकंड मेन लीड के तौर पर काम कर रहा था। आपको खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आप इतने बेहतरीन एक्टर के पार्टनर हैं। हालांकि उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन वह अपने काम में अच्छा है। इसके अलावा वह बहुत सुंदर है, उसने उसके कान में फुसफुसाया। लेकिन वो कौन है? मतलब उसका नाम क्या है? थोड़ी देर में जब वो आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम बस आराम करो। जीमिंग अजीब तरह से मुस्कुराए। जब उसने दूसरे पुरुष पात्र के बारे में सुना तो वह असहज महसूस करने लगी। वह अपनी सीट पर बैठ गई और सोंगजिन के अपने पास आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जूलैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ बैठोगी और जीमिंग के अलावा हमारी दूसरी लीड बैठेगी। जूलैन ने सोंगजिन को अपनी सीट पर थोड़ा खींचते हुए कहा। सोंगजिन हैरान रह गई जब जूलैन ने अचानक उसे खींच लिया। उसने असहाय होकर जीमिंग की ओर देखा। जीमिंग ने उसे सिर हिलाकर कहा कि वह उसकी चिंता न करे। सच कहें तो वह काफ़ी चिंतित थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि दूसरा मुख्य पुरुष किरदार कौन है। उसे उसके साथ काम करना है और वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। वह बस यही उम्मीद कर सकती है कि वह घमंडी न हो और उससे आसानी से बात की जा सके। उसने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। वह अकेली बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसे पीछे से एक जोड़ी आंखें घूरती हुई महसूस हो रही थीं। वह पीछे मुड़ी और देखा कि युआन लेई उसे घूर रहा था। युआन लेई ने उपहास किया जब जीमिंग अचानक घूम गया और उसने अपनी नज़रें हटा लीं। जीमिंग अवाक रह गया। उसे नहीं पता कि उस लड़की की समस्या क्या थी। वह उससे पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह लड़की उससे रंजिश रखती है। उसने आह भरी और मुड़ने ही वाली थी कि उसकी नज़र गलती से वू शेंग की आंखों से टकरा गई। उसने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। जब उनकी आंखें मिली तो वह हैरान रह गया। उसने जीमिंग की गहरी गोलाकार आंखों में देखा और उसकी प्राकृतिक सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उसके जैसी प्राकृतिक सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे देखकर मुस्कुराया। उसके बाद जीमिंग भी पलटी और अपनी पीठ सीधी की। उसने अपनी नज़र खिड़की से बाहर घुमाई और मौसम का आनंद ले रही थी। अध्याय 272। अच्छा हुआ कि मैं उठा नहीं। जीमिंग खिड़की के सामने अपनी सीट पर बैठ गई और बाहर देखने लगी। वे शहर में थे इसलिए उसे बस कारें, इमारतें और मॉल ही दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस तरह की बस में बैठना उसका पहला अनुभव था।
जब वह कार में बैठती है तो उसे एक अलग ही एहसास होता है। सड़क वही है, लेकिन एहसास बिल्कुल अलग है। लिवेई के बिना यह उसका पहली बार कहीं जाने का मौका था। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और आह भरी। वह उसे फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन उसे डिस्टर्ब करने से डर रही थी। वह भी फ्लाइट में होगा, नहीं तो उसने उसे फ़ोन करके अपने आने की सूचना दे दी होती। उसने हल्की सी आह भरी क्योंकि उसका दिल भारी हो गया था। उसे अपने दिल में खालीपन महसूस हुआ क्योंकि जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती थी वो उसके पास नहीं था। हालांकि उसके लिए यह एक और अनुभव था जो उसे आत्मविश्वास हासिल करने और स्वतंत्र बनाने में मदद कर सकता था। नए लोगों से मिलना और सामाजिक मेलजोल बढ़ाना आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकता है। वह जीवन भर लिवेई के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वह खुद को इतना आत्मविश्वासी और सक्षम बनाना चाहती थी कि वह उसके साथ सिर ऊंचा करके खड़ी हो सके। वह सिर्फ श्रीमती जिन बनकर नहीं रहना चाहती। पिछले जन्म में वह महारानी थी, लेकिन किसी को उनकी अपनी पहचान की परवाह नहीं थी। किसी की पत्नी, बहू या महारानी बनने से पहले वह झाओमिंग थी। वह किसी की प्यारी बेटी भी थी, लेकिन उन्हें उसकी हैसियत और पदवी की चिंता थी। उसने अपना मूल मूल्य खो दिया, जिसके कारण उसका खुद पर से आत्मविश्वास उठ गया। वह इस नई दुनिया में आई है और अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। वह वही काया नहीं बनना चाहती जिसे उसकी सास ने दबाया था। वह आत्मविश्वास से भरी एक ऐसी शख्सियत बनना चाहती थी जो कहे कि वह लिवेई के साथ अच्छी लगती है। वह अब लोगों की सोच की परवाह नहीं करना चाहती और जो चाहे करेगी। वह अपने आप में आत्मविश्वास हासिल करना चाहती थी और ज़ीमिंग के रूप में एक नया जीवन जीना चाहती थी। वह लिवेई से प्यार करती है और वह भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसे थोड़ी चिंता थी कि कहीं किसी दिन उसे सच्चाई पता न चल जाए। वो ज़ीमिंग नहीं है और न ही इस दुनिया की है। वो कोई भूत नहीं है, बल्कि वो किसी और युग से आई है, या तकनीकी तौर पर कहें तो वो अतीत से आई है। उसे इस बात की चिंता थी कि अगर लिवेई को ये बात पता चल गई तो वह उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। देहांतरण कोई आम बात नहीं है, यह अविश्वसनीय है। जब उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा तो वह इसे कैसे समझाएगी। ज़ीमिंग खिड़की से बाहर देखते देखते सो गई। वह थकी हुई थी और यहाँ आने से पहले ली गई दवा असर कर रही थी और उसे नींद आ रही थी। सोंगशिन शूलान के पास बैठी और कार्यशाला के बारे में विस्तार से बात की। उनकी आपस में अच्छी बनती थी और शूलान के मिलनसार स्वभाव के कारण सोंगशिन के साथ उसकी भी अच्छी बनती थी। शूलैन की व्यवस्था के बावजूद वुशेंग अपनी सीट से नहीं हिला और युआन लेई के बगल में नहीं बैठा। वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसे उसके बारे में अच्छी राय नहीं है। उसने कुछ समय तक उसके साथ एक रियलिटी शो में होस्ट के तौर पर काम किया है, लेकिन उसने स्टाफ के प्रति उसका घमंडी और रूखा रवैया देखा है। पिछले साल उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार मिला था, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि जनता के सामने उनके विजुअल्स और मासूम छवि के कारण उन्हें विजुअल गॉडेस के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा प्रचारित हर उत्पाद बिक गया और खूब लोकप्रिय हुआ, लेकिन उनका अभिनय उतना अच्छा नहीं था। जब वह नई थी तो अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन अब उनके अभिनय का स्तर गिर गया है। अब उन्हें जो भी रोल मिल रहे हैं वो उनकी लोकप्रियता की वजह से हैं, उनकी मेहनत की वजह से नहीं। हर कोई देख सकता है कि वो बदल गई हैं और मनोरंजन जगत का ग्लैमरस रूप उन पर हावी हो गया है। उसे नहीं पता कि वह मिस्टर हान की फिल्म में कैसे आए, लेकिन वह इतना ज़रूर कह सकता है कि उसे अपने हुनर से रोल नहीं मिला। वह भी सब कुछ नहीं जानती, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसे फिल्म में रोल उसके हुनर की वजह से नहीं मिला। इसका कोई और कारण भी होगा। युआन लेई अपनी सीट पर बैठी संगीत सुन रही थी, जबकि उसकी सहायक उसके नाखून तेज कर रही थी। आराम करते हुए उसकी आंखें बंद थीं। वुशेन ऊब गया था और इधर उधर देख रहा था। जब उसकी नज़र ज़ीमिंग पर पड़ी तो उसकी नज़रें नरम पड़ गईं। वह खिड़की के सहारे सिर टिकाकर सो रही थी और उसका सिर खिड़की से टकरा रहा था। उसे उसका सिर पकड़कर अपने कंधे पर सहारा देने की इच्छा हुई। न जाने क्यों उसे उसकी चिंता होने लगी। वह उसकी नज़रों में कमज़ोर और नाजुक दिखती है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है तथा उसके सामने प्रभावशाली दिखना चाहता है। हालांकि वह उस सम्मान और विनम्र दीवार को महसूस कर सकता था जो उसने उसके खिलाफ खड़ी कर दी थी। जब उन्होंने दूसरी महिला मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन में पहली बार उसे देखा तो ज़ीमिंग ने उनकी नज़रें अपनी ओर खींच लीं। उसकी मासूमियत ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब वह पहली बार ऑडिशन रूम में आई तो उसका आभामंडल और चाल सब कुछ शाही लग रहा था। वो धरती पर किसी परी जैसी थीं। वो बेहद खूबसूरत थीं और जिस तरह से वो खुद को पेश करती थीं वो काबिले तारीफ था और कोई भी ड्रेस उन पर बहुत अच्छी लगती थी। वह अपनी सीट से उठकर ज़ीमिंग के पास बैठना चाहता है, तभी बस अचानक रुक जाती है। वह उस समय नहीं उठा बल्कि अपनी सीट पर वापस बैठ गया। वह असहज महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि क्या किसी ने उसे उठते हुए देखा है। जूलान अचानक एक और कलाकार को लेने के लिए बस से उतर गई। अब मुख्य कलाकारों में से सिर्फ दूसरा पुरुष कलाकार ही बचा था। उसने सोचा कि वही होगा जो बस में चढ़ने वाला था। अच्छा हुआ कि मैं नहीं उठा, वरना बहुत शर्मिंदगी होती। उसने हल्की सी आह भरी जब उसने देखा कि जूलान बाहर एक आदमी से बात कर रही है। अगर वह ज़ीमिंग के बगल में बैठा है तो ज़रूर शूलान ने उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहा होगा। ये स्थिति बहुत ही अजीब और शर्मनाक होगी। थोड़ी देर बाद शूलैन एक ऐसे आदमी के पीछे गई जो जवान और होशियार था। वह वुशेंग से भी लंबा और सुंदर था। वुशेंग ने आंखें सिकोड़कर उस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जब वह मुख्य पुरुष पात्र की भूमिका पाने के लिए पर्याप्त सक्षम था तो उसने दूसरे मुख्य पुरुष पात्र की भूमिका क्यों ली। बस में सभी लोग सामने बैठे आदमी को देख रहे थे, सिवाय ज़ीमिंग के जो अपने सपनों की दुनिया में थी। उस आदमी ने वुशेंग और अन्य लोगों की ओर सिर हिलाया, लेकिन युआन लेई का अभिवादन नहीं किया। उन्हें लोगों से बात करने में ज़्यादा रुचि नहीं थी और उनके इस ठाट बाट ने युआन लेई का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपने सामने खड़े इस आदमी को पहचान लिया। वह एक अभिनेता और मॉडल था।
इतने कम समय में इस आदमी ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वह एक साधारण व्यक्ति से एक महान कलाकार बन गए हैं। उनके प्रशंसकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि पुरुष कलाकारों के बराबर है। उन्हें हर लड़की के सपनों का राजकुमार कहा जाता है। डॉट 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 युआन लेई की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने सामने उस सुंदर आदमी को देखा। वह अचानक से स्त्रियोचित और विनम्र हो गई और उसने अपनी बगल वाली सीट से अपना हैंडबैग भी उतार दिया। वह चाहती थी कि वह उसके पास बैठे, लेकिन वह आदमी अपनी जगह से हिला तक नहीं। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा और उसकी नज़रें एक बच्ची की तरह शांति से सो रही लड़की पर टिक गईं। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके छोटे से बच्चे जैसे चेहरे को ढक रहे थे। उस आदमी ने ज़ीमिंग को दिलचस्प और सौम्य नज़रों से देखा। युआन लेई के चेहरे पर एक मासूम और स्त्री जैसी अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसके सामने खड़े आदमी को ज़ीमिंग को देखते देख उसकी अभिव्यक्ति धुंधली पड़ गई। जू लैन ने देखा कि हर कोई उसे दिलचस्पी से देख रहा है, इसलिए वह सामने आए और उसका परिचय कराया। सभी ध्यान दें, वह फिल्म जियान यान में हमारे दूसरे पुरुष लीड हैं, वू शेंग। वह फिल्म में आपके छोटे भाई होंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ मिलेंगे। उसने वू शेंग को देखकर मुस्कुराया। वू शेंग ने जियान यान की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके साथ काम करने का यह एक अच्छा मौका होगा। वू शेंग ने उससे हाथ मिलाया और उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। जियान यान, अगर तुम चाहो तो कुछ कह सकते हो। जू लैन ने उसे बोलने का मौका दिया ताकि वे एक साथ अच्छी तरह से रह सकें। श्री हान एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंतिम राशि से ज़्यादा प्रक्रिया को महत्व देते थे, इसलिए उनका मानना था कि इस तरह की कार्यशालाएं कलाकारों को एक साथ लाने में मददगार साबित होती हैं और उनके अभिनय में भी निखार लाती हैं। उनके काम करने का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग है। वह एक परफेक्शनिस्ट है जो अपने कलाकारों और कलाकारों की सेहत के लिए पैसा खर्च करने से नहीं हिचकिचाते। वह न केवल एक अद्भुत निर्देशक हैं, बल्कि एक विचारशील व्यक्ति भी हैं। वह हमेशा किसी भी फिल्म से पहले वर्कशॉप आयोजित करते हैं, क्योंकि इससे लोगों को एक साथ आने में मदद मिलती है और उन्हें एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलता है। ये कार्यशाला मुख्य कलाकारों के लिए है और श्री हान अपना काम समाप्त करने के बाद कार्यशाला स्थल पर पहुंचेंगे। अध्याय 273, क्या मुझे अपना पहला प्यार भूलना होगा। जियान यान ने उत्सुकता से सभी की ओर देखा और युआन लेई को देखा जो अपने बाल ठीक कर रही थी और उसे दिलचस्पी से देख रही थी। लेकिन उसकी नज़र तीसरी आखिरी सीट पर ज़ीमिंग पर पड़ी तो उसकी नज़र ठहर गई। वह खिड़की से सिर टिकाए सो रही थी। उसे कोई जानकारी नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था और वह स्थिति से अनजान थी। वह शांति से सो रही थी। जियान यान के उदासीन और भावहीन चेहरे पर मुस्कान आ गई। युआन लेई का चेहरा काला पड़ गया जब उसने उसे सोते हुए ज़ीमिंग की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखा। अपने सामने का दृश्य देखकर वह खिल्ली उड़ाते हुए बोली, ये लड़की तो मर्दों का ध्यान अपनी ओर खींचना जानती है। ऐसी औरतें सिर्फ उनका ध्यान खींचने के लिए कमज़ोर और मासूम दिखने की कोशिश करती हैं। वू शेन जियान यान को देख रहा था, जिसका शरीर मर्दाना और आकर्षक था और उसके चेहरे की बनावट भी आकर्षक थी। उसकी नुकीली ठुड्डी और लंबी टांगें उसके पूरे लुक को पूरा कर रही थीं। हालांकि उसने ज़ीमिंग को देखते हुए उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरे भाव भी देखे। उसने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन कुछ नहीं कहा। जू लैन अभी भी जियान यान के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने फिर से उसकी ओर देखा और देखा कि उसका कुछ भी कहने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने आह भरी और गतिरोध की स्थिति को संभालने की कोशिश की। जियान यान, तुम थक गए होगे ना? चलो, हम पहुंचने के बाद परिचय करेंगे, तब तक तुम अपनी सीट पर बैठ सकते हो और थोड़ी देर आराम कर सकते हो। इलाके में भारी ट्रैफिक को देखते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में 4 घंटे और लगेंगे। उसने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। वे अभी तक शहर पार नहीं कर पाए हैं क्योंकि रास्ते में उन्हें भारी यातायात का सामना करना पड़ा है। उन्हें रास्ते में ही जियान यान को लेना था क्योंकि उसका पहले से ही कार्यक्रम था, इसलिए वह सीधे अपने शूट से आ रहा था। उसने कैजुअल टी शर्ट और जीन्स के साथ स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे। उसका कैजुअल लुक उसे और भी आकर्षक और हैंडसम बना रहा था। जियान यान ने जू लैन की ओर देखा और सिर हिलाया। आप जेड के बगल में बैठ सकते हैं। इससे पहले कि जू लैन अपनी बात पूरी कर पाती, जियान यान आगे बढ़ा और ज़ीमिंग के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। जू लैन जू लैन भी उसकी हरकतें देखकर हैरान थी। युआन लेई ज़ीमिंग के सामने बैठी थी। वह युआन लेई के बगल में बैठ सकता था क्योंकि उसने आगे बढ़कर उसके लिए सीट खाली कर दी थी, लेकिन वह उसके पास से गुजरा और ज़ीमिंग के पास बैठ गया। उसने उसे ये भी नहीं बताया कि उसकी सीट ज़ीमिंग के बगल में है, लेकिन वह उसके बगल में जाकर बैठ गया। हालांकि ज़ीमिंग सो रही थी, इसलिए वह उसे जियान यान से नहीं मिलवा सकी। ज़ीमिंग के बगल में बैठने के बाद स्थिति अजीब हो गई। युआन लेई गुस्से में दिख रही थी, जबकि वू शेंग के हाव भाव भी अच्छे नहीं थे। हालांकि जू लैन ने देखा कि स्थिति अनुकूल नहीं थी, इसलिए उसने सभी की ओर देखा और उन्हें आराम करने के लिए कहा। उसके बाद वह सोंग जिन्ह के पास वाली आखिरी सीट पर जा बैठी। सोंग जिन्ह के पास बैठते ही उसने हल्की सी आह भरी, ये वर्कशॉप आसान नहीं होने वाली है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आप ठीक कह रहे हैं। शू लैन ने सोंग जिन्ह की तरफ मुड़कर देखा तो वह हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसके बाद दोनों हंस पड़े। किसी कारण से शू लैन का सोंग शिनर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है। सोंग शिनर एक साधारण लड़की थी जिसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। जियान यान लगातार अपने बगल में सो रही लड़की को देख रहा था। उसका दुबला पतला चेहरा जो सोने से थोड़ा लाल हो गया था और उसके गुलाबी होंठ उसे एक बच्ची जैसा और प्यारा बना रहे थे। उसे इस तरह देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई जब उसे याद आया कि कैसे वह उस दिन मॉल में लीवेई से मिला था और उसने खुद को जीमिंग के पति के रूप में पेश किया था। वह आखिरी बार जीमिंग से मॉल में मिला था जब वह मदर जिन के साथ खरीदारी करने आई थी और वह अपनी माँ के साथ था। जब वह उससे आखिरी बार मिला था तो उसे पता था कि जीमिंग मिस्टर हान की फिल्म में अभिनय करने जा रही है, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि वह उसी में अभिनय कर रहा है।
लेकिन उसे नहीं पता था कि जीमिंग पहले से ही शादीशुदा है। हालांकि जाने से पहले उसे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, और वो भी जिन ली वेई से, जो बिजनेस इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम था। उसने जीमिंग की ओर देखा जिसका सिर दर्द कर रहा था, जो खिड़की के सामने थी, लेकिन वह भी नहीं जाग रही थी। उसने अपने हाथ बढ़ाकर ध्यान से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। उसने उसका सिर सीधा किया और आखिरकार उसे सोने के लिए एक आरामदायक स्थिति मिल गई। वह मुस्कुराया और उसके सुंदर चेहरे को देखा। उसे याद आया कि जब वह पहली बार ग्लोबल वर्ल्ड में उससे मिला था तो वह एक डरी हुई बिल्ली की तरह उससे दूर भाग रही थी। उसे पता चला कि वह यहाँ एक इंटर्न के तौर पर इंटरव्यू देने आई थी। उस दिन वह तांग नियान से एक बी ग्रेड अभिनेत्री के साथ हुए अपने विवाद के बारे में बात करने गया था, जो उसके लिए मुसीबत बन रहा था। हालांकि तांग नियान के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने ऐसी कई परिस्थितियों का सामना किया है। जियान यान ग्लोबल वर्ल्ड के अंतर्गत एक कलाकार भी थे। हालांकि उनके पिता खुद एक मनोरंजन कंपनी चलाते हैं, फिर भी वे किसी भी तरह के भेदभाव या विशेष व्यवहार के संदेह से बचने के लिए किसी दूसरी कंपनी में काम करना पसंद करते हैं। उस समय श्री हान ने दूसरी मुख्य महिला भूमिका के लिए अभिनेत्री का चयन नहीं किया था। दूसरी मुख्य भूमिका के लिए उनका चयन इसलिए किया गया क्योंकि वह इस बार मुख्य पुरुष भूमिका नहीं निभाना चाहते थे। उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य पुरुष नायक के रूप में काम किया है और इस बार भी वह मुख्य पुरुष नायक के रूप में काम कर सकते थे, लेकिन उन्हें मुख्य पुरुष नायक की भूमिका पसंद नहीं आई। मुख्य पुरुष की भूमिका सम्राट की थी, जो विवाहित था और उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन युद्ध से घर लौटते समय उसे एक अनजान लड़की से प्यार हो गया। हालांकि फिल्म में सम्राट का किरदार नेक था और गलत नहीं लगता, लेकिन जियान यान को यह किरदार पसंद नहीं आया क्योंकि वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। सिर्फ इसलिए कि वह एक सम्राट था, उसके कार्यों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। जियान यान अपनी भूमिकाओं को लेकर बहुत सोच समझकर काम करता है और इसीलिए लोगों को उसके अलग अलग किरदार पसंद आते हैं और वह हमेशा उनमें जान डाल देता है। इस बार वह सम्राट के छोटे भाई की भूमिका निभा रहे हैं, जो दूसरे पुरुष प्रधान होंगे, और उनका चरित्र महारानी के खिलाफ है, जो शुरू से ही उन्हें पसंद करती है, लेकिन उनकी शादी उनके बड़े भाई से हो जाती है। बाद में उसने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार का अंत देखा। उसे अपने भाई की नासमझ हरकतों और उस अनजान लड़की से उसके तथाकथित प्यार के कारण उसे दर्द में देखना पड़ा। फिल्म में उसे लड़की नहीं मिली और उसने सम्राट की नई पत्नी को मारने की कोशिश करने के कारण सम्राट द्वारा उसे मारते हुए भी देखा। महारानी की भूमिका जीमिंग ने निभाई थी। जब जियान यान ने लंबे समय के बाद जीमिंग को तांग नियान के कार्यालय में देखा तो वह उसे फिल्म की दूसरी महिला मुख्य भूमिका में लेना चाहता था। वह उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था ताकि वह स्वाभाविक रूप से उससे प्यार करने लगे। उस समय उसे पता नहीं था कि जीमिंग शादीशुदा है, इसीलिए उन्होंने तांग नियान से कुछ उपयुक्त अभिनेत्री खोजने के लिए कहा और उन्हें जीमिंग को अभिनय के लिए मनाने का संकेत भी दिया। तांग नियान तेज तर्रार थी और उसने बहुत जल्दी उसका इशारा समझ लिया, इसलिए उसने जीमिंग को ऑडिशन के लिए प्रयास करने का प्रस्ताव दिया। और अब जब उन्हें दूसरी महिला प्रधान भूमिका मिल गई है, लेकिन स्थिति बदल गई है। वह विवाहित थी और उसका एक पति भी था। उसे तो वह याद भी नहीं, वह उसके लिए अजनबी सा था। उसने परेशान भावों से उसके चेहरे की ओर देखा। वह खुद को बहुत जटिल महसूस कर रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जटिल भावनाओं से कैसे निपटे। वह उससे प्यार करता था, लेकिन अब वह किसी और के साथ थी। क्या मुझे अपने पहले प्यार को भूलना होगा? उसने जीमिंग के चमकते चेहरे को देखा जो उसके कंधों पर रखा था। वह तेज धूप में चमक रही थी। उसने उसे धूप से बचाने के लिए अपने हाथ को ढक लिया क्योंकि इससे उसकी नींद में खलल पड़ रहा था। अध्याय 274। आपकी याददाश्त सचमुच कमजोर है। जब जीमिंग अंततः जागी तो उसने अपनी लंबी काली पलकें झपकाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलीं। दोपहर के समय जब वह जागी तो उसे अपने सामने मनोरम दृश्य दिखाई दिया। उसके आसपास का इलाका पहाड़ों और पेड़ों से ढका हुआ था। नज़ारा बहुत ही ताज़ा और शहर से बिल्कुल अलग था। हवा ताज़ी और खूबसूरत थी। बस की गति से सूरज को आगे बढ़ते देखकर वह हल्के से मुस्कुराए और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज उनके साथ चल रहा हो। उसे आसमान में बादल दिखाई दे रहे थे जो रुई के गोले जैसे लग रहे थे। इस सुकून भरे माहौल को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने अपनी आंखें हल्के से रगड़ी और सिर ऊपर उठाया, लेकिन अचानक उसे एक एहसास हुआ और उसने बगल में देखा तो चौंक गई, क्योंकि उसके बगल में चौड़े कंधों वाला एक आदमी सोया हुआ था। अंततः उसे एहसास हुआ कि वह इतने समय तक उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि सोते हुए उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह गहरी नींद में सो रही थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे गहरी नींद में सोने की आदत नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जीमिंग की बुरी आदतें उस पर असर डाल रही थीं। उसने सारा दोष जीमिंग पर डाल दिया। उसने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने उसे किसी आदमी के कंधे पर इस तरह सोते हुए तो नहीं देखा। उसने पाया कि सब लोग चैन से सो रहे थे। उसके बगल वाला आदमी भी सो रहा था। उसने उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसका सिर दूसरी ओर झुका हुआ था और वह उसे देख नहीं सकी। उसने होंठ भींचे और देखने की कोशिश की कि वह कौन है, क्योंकि जब वह सोती थी तो इस सीट पर अकेली होती थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह आदमी सुंदर है और कुछ हद तक परिचित भी है। जब वह उसका चेहरा देखने में असफल रही तो उसने उसका चेहरा देखने का विचार त्याग दिया। जब वह जागेगा तो वह उसे देख लेगी। वह सीधी बैठी रही और बाहर से आ रही ठंडी हवा का आनंद लेती रही। हवा ताज़ी थी और नज़ारा बेहद खूबसूरत था। इस ताज़ी हवा को महसूस करने के लिए उसने एक लंबी सांस ली। फिर उसने अपना ध्यान अपने फ़ोन पर लगाया और देखा कि उसे लिवेई से एक संदेश मिला है। लिवेई का संदेश देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से मैसेंजर खोला और संदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं ज़िया शहर पहुंच गया हूँ। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मेरी प्यारी पत्नी। जब उसने ये शब्द टाइप करते हुए उसके हाव भावों की कल्पना की तो उसके होंठ सिकुड़ गए।
लीवेई एक बिजनेस टाइकून था जो बिजनेस इंडस्ट्री पर राज करता था, लेकिन उसके सामने वह एक बिगड़ेल बच्चे जैसा व्यवहार करता था। मुझे भी तुम्हारी याद आती है। उसने ये संदेश टाइप किया और भेजने ही वाली थी कि उसके सिर के ऊपर से एक आवाज़ आई। आप क्या कर रहे हो? इस मर्दाना कर्कश आवाज़ से वह चौंक गई और उसका फ़ोन गिर गया। लेकिन जियान यान ने तुरंत काम किया और उसका फ़ोन पकड़ लिया, जिससे वह गिरने से बच गया। यह इतनी तेज़ी से हुआ कि जी मिंग अभी भी अचंभित थी। उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें तेज़ हो गई हों। उसने लिवेई का संदेश खोलने से पहले चारों ओर जांच की, क्योंकि उसे चिंता थी कि कोई उसका संदेश देख सकता है। उनकी शादी गुप्त थी, इसलिए वह इसे लेकर चिंतित थी और इसे इतनी जल्दी उजागर नहीं करना चाहती थी। तांग नियान ने उसे ये भी बताया कि एक विवाहित महिला का मनोरंजन उद्योग में करियर नहीं होता है और वह युवा है और इस खबर का खुलासा करना उसके करियर में बाधा बनेगा। तो वह उसकी बात समझ गई और ऐसा नहीं है कि अपनी शादी का खुलासा न करने से वह विवाहित महिला नहीं हो जाएगी। वह लिवेई की पत्नी है और वही रहेगी। ये तथ्य कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब जियान यान अचानक जाग गया और उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, तो वह चौंक गई और फ़ोन पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। दरअसल जियान यान पहले से ही जाग रहा था। वह कभी सोता ही नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि जी मिंग जागने वाली है, तो उसने सोने का नाटक किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह असहज महसूस करे या उसे संदिग्ध नज़रों से देखे। अगर वह उसे इस तरह देखते हुए पकड़ लेती तो वह उनके बीच एक दीवार खड़ी कर देती। वह हर समय उसे देख रहा था, लेकिन जब वह जागी तो उसने उसे सोते हुए पाया। पहले तो उसने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की और उसके चेहरे की एक झलक पाने के लिए उसके करीब झुकने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें उसे परेशान कर रही थीं और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। लेकिन जब उसने अचानक उसके चेहरे की ओर देखना बंद कर दिया और जब उसे लगा कि वह उससे दूर चली गई है और अपनी सीट पर बैठ गई है, तो उसके चेहरे के भाव गायब हो गए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह लिवेई का संदेश पढ़ रही थी और संदेश पढ़ते ही उसका दिल टूट गया। उससे भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि उसका मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसने उसे मिस यू टू टाइप करते देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। इसीलिए उसने ऊंची आवाज़ में बोलकर उसे संदेश भेजने से रोक दिया। वह जानता है कि उसके कृत्य तुच्छ थे, लेकिन वह स्वयं को तुच्छ बनने से नहीं रोक सका। जब जी मिंग शांत हुई तो उसने आश्चर्य से जियान यान की ओर देखा और पूछा, तुम श्रीमती वू के बेटे हो ना? हम उस दिन मिले थे, है ना? उसे याद था कि वह उससे मिसेज वू के साथ मिली थी, पर उसका नाम याद नहीं था, इसलिए वह बस उसे मिसेज वू का बेटा ही कह पाए। जियान यान के चेहरे के भाव तब फीके पड़ गए जब उसने उसे मिसेज वू का बेटा कहा। उसे उसकी माँ तो याद आई, पर वह याद नहीं आया। भले ही वह उसे वुयान के नाम से नहीं जानती जो उसका असली नाम था, लेकिन उसे जियान यान के नाम से जानना चाहिए था। वह एक लोकप्रिय अभिनेता और महिलाओं के बीच सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कुंवारा था, लेकिन उसे उसका नाम भी याद नहीं है। मिसेज वू का बेटा, क्या अब वह मुझे ऐसे ही देखती हैं? जियान यान, मेरा नाम जियान यान है सुश्री जी, उसने उदासीन चेहरे के साथ सुस्त स्वर में कहा। यद्यपि उसके लिए उसके सामने उदासीन भाव बनाए रखना कठिन था, लेकिन वह अपनी सच्ची भावनाएं उसके सामने प्रकट नहीं कर सकता था। ओह ठीक है जियान यान, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारा नाम भूल गई। मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। उसने शर्मिंदगी से उससे माफ़ी मांगी। वह उसके शब्दों के पीछे छिपे नाखुश लहजे को समझ सकती थी। किसी से कई बार मिलने के बाद उसका नाम इस तरह भूल जाना अशिष्टता है। और वह श्रीमती वू का बेटा है और वह उनके साथ बहुत प्यारी थी। वह संभवतः उसके प्रति असभ्य नहीं हो सकती। वह उसकी शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति को देखता रहा और सोचा, हाँ तुम्हारी याददाश्त सचमुच कमज़ोर है। वह भूल गई कि वे बचपन में मिले थे और अब वह उसका नाम भी भूल गई। अध्याय 275, मैं खुश हूं कि तुम मेरे साथी हो। जियान यान उदासीन भाव से उसे देख रहा था और अपने दिल में उठती भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह न केवल उसे याद रखती थी बल्कि उसका नाम भी भूल जाती थी। क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था? क्या वो मुझे यूं ही भूल गई? हालांकि वह जानता है कि उनके बचपन की यह घटना उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ थी। जब वह जी मिंग को खोजने और यह पता लगाने के लिए उसके स्कूल वापस गया कि उसके साथ क्या हुआ था और किसी को भी उसके ठिकाने के बारे में पता नहीं था, तो उसका दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसी लड़की के साथ कुछ क्रूर घटना घट सकती है। उनके लिए वह एक मजबूत लड़की थी जो कभी किसी व्यक्ति या परिस्थिति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ी। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी मां की मृत्यु हो गई और उस पर अपनी सहपाठी के साथ ज़बरदस्ती करने का आरोप लगाया गया। वह उस आदमी के बारे में भी पता लगा लेता है और उसकी बुरी तरह पिटाई करता है और अंततः उस आदमी ने अपना मुंह खोल दिया। जियान यान को पता चला कि जी मिंग ने कुछ नहीं किया और उसने उसे फंसाया, क्योंकि अगर सभी को पता चल गया कि उसने ही उसे मजबूर किया था तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। उसे इस बात पर हैरानी हुई कि उसके पिता ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। कोई पिता अपनी बेटी पर विश्वास न करके किसी अनजान आदमी पर कैसे विश्वास कर सकता है? हालांकि जी मिंग को नहीं पता था कि उसके पीछे ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वह विदेश में थी और सब कुछ से दूर थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी ने उसकी खातिर उस आदमी को पीटा है। जियान यान को उसके साथ की सारी यादें याद आ गईं और जब उसने उसे तंग किए जाने से बचाया था, अनजाने में ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी मिंग ने उसे मनोरंजन से देखा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी किसी वर्कशॉप में जा रहे हो? लेकिन यह वर्कशॉप सिर्फ इटर्नल लव के कलाकारों के लिए है। उसने उलझन में उसकी तरफ देखते हुए बुदबुदाया। अब तक वह स्तब्ध और अर्धनींद की अवस्था में थी, लेकिन अगर वह स्पष्ट रूप से सोचती है तो उसके यहाँ होने का कोई कारण नहीं है। ये बस केवल इटर्नल लव के कलाकारों के लिए है जो उन्हें कार्यशाला तक ले जाएगी। उसके इस बस में होने के केवल 2 कारण हो सकते हैं। या तो वह उसका साथी और दूसरा पुरुष नायक है, या वह यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने निंग शहर के लिए लिफ्ट ली है।
हालांकि लिफ्ट लेने का विकल्प उनके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं, या यदि वे वहां तक नहीं जाना चाहते तो टैक्सी भी बुला सकते हैं। उसे उनसे लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब एकमात्र विकल्प यही बचा है कि वह दूसरा पुरुष प्रधान किरदार निभाएं, क्योंकि वह उस स्थान पर बैठा था जहां दूसरे पुरुष नायक को बैठना था। शूलान ने उसे बताया था कि उसका दूसरा मुख्य पुरुष पात्र बाद में आएगा और उसके आने से पहले ही वह सो गई। आप दूसरे पुरुष नायक हैं। जीमिंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और हकलाते हुए बोली। जियान यान ने अपनी बाहें उठाईं और आह भरी, आखिरकार कम से कम उसे इसका एहसास तो हो सका। उसने राहत की सांस ली। हालांकि वह धीमी थी, फिर भी उसे अंततः एहसास हुआ कि वह दूसरा पुरुष प्रधान था। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं फिल्म का दूसरा मुख्य किरदार हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने के बाद उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जीमिंग ने अपने सामने हाथ की ओर देखा। ओह, उसने हल्के से उसका हाथ मिलाया और कहा, और मैं दूसरी मुख्य नायिका हूँ। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। उसने अपना परिचय भी दिया। हालांकि उसे इस तरह अपना परिचय देना अजीब लग रहा था। जियान यान ने जीमिंग की गोलाकार आंखों को देखा और भावनाओं के कुंड में गिर गया। सामने खड़ी लड़की को अंदाजा भी नहीं है कि इस आदमी ने उसे कितना चाहा है, लेकिन आखिरकार वो किसी और की हो गई। परिचय के बाद जीमिंग सीधे बैठ गए और उनकी ओर मुंह करके बोले, लेकिन अगर आप फिल्म के दूसरे पुरुष नायक हैं तो आपने मुझे उस दिन ये क्यों नहीं बताया जब हम मॉल में एक दूसरे से मिले थे? तुम मुझे वही बता सकते थे, तब मुझे इतनी हैरानी नहीं होती। उसने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। वह पहले तो चौंक गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरा मुख्य पुरुष किरदार कोई ऐसा होगा जिसे वह जानती है। उसे राहत मिली कि कोई तो है जिसे वह पहले से जानती है। जियान यान ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरा इरादा इसे छिपाने का नहीं था। मुझे बस यह नहीं पता था कि आप फिल्म की दूसरी मुख्य नायिका हैं। तुम्हारी तरह मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। उसने सीधा झूठ बोला। उसे शुरू से ही इस बारे में पता था, बस उसने उस दिन उसे नहीं बताया। वह देखना चाहता था कि स्क्रिप्ट पढ़ते समय जब वह उसे इस तरह देखेगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन ऐसा होने से पहले ही उसे झटका लगा जब उसने लीवेई का परिचय उसे अपने पति के रूप में कराया। ओह, क्या ऐसा है? लेकिन मुझे खुशी है कि आप दूसरे पुरुष प्रधान अभिनेता हैं। यह मेरी पहली फिल्म है, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। जियान यान ने उसकी ओर गर्मजोशी से देखा और धीमी आवाज में कहा, चिंता मत करो, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं अब भी खुश हूं कि तुम मेरी पार्टनर हो, क्योंकि इस तरह से रहना ज्यादा आरामदायक है। अगर कोई और होता तो मुझे असहजता होती। जियान यान उसकी बातें सुनकर खुश हुआ। उसे इस बात की भी खुशी थी कि वह उसके साथ काम कर रहा था। यदि वह उसके साथ नहीं रह सकता तो कम से कम वह फिल्म में अपनी भावनाएं तो व्यक्त कर ही सकता है। एच ने कुछ नहीं कहा और बस उसे देखकर मुस्कुराया। एक और बात। वह अचानक उसकी ओर मुड़ी और देखा कि वह उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। उसकी गर्मजोशी भरी निगाहें देखकर वह उलझन में पड़ गई और पूछा, क्यों? क्या मेरे सिर के पीछे कुछ है? जियान यान चौंक गया जब वह अचानक इस तरह घूम गई। जब उसने उससे सवाल पूछा तो वह घबरा गया। उसने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। तुम कुछ कह रही थी। उसने विषय बदलने की कोशिश की और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। उसे डर था कि कहीं वह फिर से वही सवाल न पूछ ले। वह चिंतित था, वह क्या उत्तर देगा कि वह उस पर क्यों मुस्कुरा रहा था। क्योंकि तुम सुंदर थी, या इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? वह बस अपने मन में इन उत्तरों को दोहराता रहा। उसके प्रति उसका प्रेम बहुत गहरा था, क्योंकि वह एकमात्र लड़की थी जिसके साथ उसने बचपन से जीवन बिताया था। अब ये लड़की उससे बहुत दूर लगती है। अध्याय 276। मैं इसे गुप्त रखना चाहता हूँ। ओह हाँ, मैं यही कह रही थी। उसने अचानक अपनी आवाज़ धीमी कर ली और चारों ओर देखा कि सभी सो रहे थे। वह पास झुकी और धीरे से बोली, मैं अपनी शादी के बारे में कह रही थी, कृपया इसे गुप्त रखें। आपके अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है। वह उसकी बातों में आ गई और विषय बदल दिया। उसने असमंजस में उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों? तुम इसे गुप्त क्यों रख रही हो? क्या तुम्हें मिस्टर लिवेई से परेशानी हो रही है? उसने उससे ये बेतुका सवाल इस उम्मीद में पूछा था कि यह सच होगा, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब पहले से ही पता था। उसने ये हास्यास्पद प्रश्न सिर्फ अपने दिल की खातिर पूछा था। जीमिंग को हैरानी हुई जब उसने अचानक उससे ये सवाल पूछा। उसने उसे ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देख रही हो। तुम क्या कह रही हो? मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अभी अपनी शादी का खुलासा नहीं कर सकती। बस, तो कृपया ये बात अभी किसी को मत बताना। मैं इसे गुप्त रखना चाहता हूँ। जियान यान ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया। इसमें वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर उसका दिल थोड़ा दुखा। हालांकि उसे जवाब पहले से ही पता था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसके लिए कुछ उम्मीद जरूर होगी। लेकिन उसकी बातों ने उसकी उम्मीद तोड़ दी। उसने बस सिर हिलाया और मान लिया कि वह इसे राज रखेगा। ऐसा नहीं है कि वह सबको बताएगा कि वह शादीशुदा है। वह सबको कैसे बता सकता है कि उसका पहला प्यार पहले से ही शादीशुदा है? वह खुद भी यह नहीं मानना चाहता कि वह शादीशुदा है, लेकिन इसमें वह कुछ नहीं कर सकता। जीमिंग ने उसे सिर हिलाते और उसकी पुष्टि होते देखकर हल्की सी आह भरी। उसे चिंता थी कि उसके साथ व्यवहार करना मुश्किल होगा। शूलान ने पहले जिस तरह से उसका वर्णन किया था उससे वह सहज हो रही थी, लेकिन अब जब वह उससे मिली है तो वह काफ़ी सहज महसूस कर रही है। हालांकि उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि वो उसके साथ इस तरह इसलिए है क्योंकि वो खुद उसके साथ थी। वो सबके साथ इतना सहज नहीं रहता। वह एक विशेष मामला है, या यूं कहें कि एक विशेष व्यक्ति है। थोड़ी देर बाद जब वे अपने होटल पहुंचे तो शाम के 5 बज चुके थे। ट्रैफिक और उबड़-खाबड़ रास्तों की वजह से वे अपनी उम्मीद से देर से पहुंचे। जूलान सबसे पहले सोंग जिने के साथ सभी का सामान लेने के लिए बस से उतरी।
उनके बाद युआन लेई और वू शेंग भी अपने सहायकों के साथ बस से उतर गए। जीमिंग और जियान यान बस से उतरने वाले अंतिम व्यक्ति थे। जीमिंग जियान यान के सामने थी और बस से उतरने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उतरने के लिए सीढ़ियों पर कदम रखा, उसका टखना मुड़ गया और वह लगभग गिर ही गई। जियान यान उसके पीछे था और उसने समय पर उसके कंधों को पकड़ लिया, जिससे वह गिरने से बच गई। जीमिंग चौंक गई जब उसका टखना मुड़ गया और वह गिरने ही वाली थी कि उसने उसके कंधे पकड़ लिए। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसने उसे संभलने में मदद की तो वह पलटकर उसे देखने लगी और कृतज्ञता से उसकी ओर देखने लगी। जियान यान ने अपने होंठ भींच लिए जब उसने उसके थोड़े से चौंकने वाले भावों को देखा जो उसे प्यारा और मनमोहक बना रहे थे। जब वे अंततः सुरक्षित रूप से बस से उतर गए तो शूलान ने सभी को एक तरफ इकट्ठा किया और उन्हें उनका कार्यक्रम समझाया। दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे कमरों की चाबियां हैं। तुम मुझसे अपनी चाबियां ले लो और अपने कमरे में आराम करो। फ्रेश होने के बाद हम 2 घंटे बाद बगीचे में बारबेक्यू और अलाव के लिए मिलेंगे। अलाव के पास हम कुछ खेल खेलेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए कुछ गतिविधियां करेंगे। और अस्थि अग्नि के पास मैं आपको कल का कार्यक्रम समझाऊंगा। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्कशॉप मज़े करने के लिए है और एक दूसरे को जानने के लिए भी, क्योंकि एक दूसरे के साथ सहज होना बेहतरीन अभिनय की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि निर्देशक खान के अनुसार यदि आपके पास ऑफ स्क्रीन अच्छा बंधन नहीं है तो आप स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री नहीं दिखा सकते। तो चलो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और उत्साह से उनकी ओर देखा। अब अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, वरना आप अपनी चाबियां लेकर अपने कमरों में जा सकते हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने सबकी तरफ देखा। सभी ने शू लैन की बातें ध्यान से सुनी और सिर हिलाया। उन्हें मिस्टर हान के काम करने का तरीका मज़ेदार लगा। पहली बार उन्होंने किसी को रिश्तों को इतनी अहमियत देते देखा था, वरना किसी को भी एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग की परवाह नहीं होती, उन्हें तो बस एक्टिंग से मतलब होता है। लेकिन सर्वोत्तम प्रदर्शन देने और अच्छा तालमेल दिखाने के लिए अच्छा कार्य वातावरण और संपर्क भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। हर निर्देशक श्री हान की तरह काम नहीं कर सकता। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो जू लैन उन्हें उनकी चाबियां सौंपने ही वाली थी कि युआन लेई अचानक बोला, क्या निर्देशक खान बारबेक्यू और बोनफायर के लिए हमारे साथ शामिल होंगे? सभी लोग शू लैन की ओर मुड़े क्योंकि वे भी उत्सुक थे। शू लैन हल्के से मुस्कुराए और बोली, उसे सीधे यहाँ आना था, लेकिन शहर में कुछ समस्याओं के कारण वह यहाँ नहीं आ सका। इसलिए वह आज अस्थि अग्नि के लिए हमारे साथ नहीं आ सकेगा, लेकिन वह सुबह तक निंग शहर पहुंच जाएगा और कल की गतिविधियों में हमारे साथ शामिल होगा। उसकी बातें सुनते ही युआन लेई के चेहरे पर उदासी छा गई। जू लैन ने उसकी ओर देखा और सोचा कि क्या उसके पास भी कोई प्रश्न है। तो क्या हम अस्थि अग्नि के लिए नहीं आ सकते? मैं थकी हुई हूँ और अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। और मिस्टर हान भी यहाँ नहीं है, इसलिए अस्थि अग्नि में शामिल होने का कोई कारण नहीं है ना? उसने सीधे पूछा। उसके चेहरे के भाव सुस्त थे और कार्यशाला में उसकी अरुचि दर्शा रहे थे। उसकी असिस्टेंट के चेहरे पर उदासी छा गई। युआन लेई को तकनीकी तौर पर ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन चूंकि उसने न्यूबी अवार्ड जीता है इसलिए उसे लगता है कि वो कोई बड़ी हस्ती बन गई है। वह सोचती है कि दूसरों के साथ घुलना मिलना समय की बर्बादी है। उसका मानना है कि अपनी प्रतिभा पर निर्भर रहना ही काफ़ी है और वह इन मूर्ख लोगों से कुछ भी नहीं सीख सकती। उसकी बातों ने माहौल को अजीब बना दिया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि उसकी बातें बहुत असभ्य थीं। वे एक दूसरे को जानने के लिए कार्यशाला में भी शामिल होने आए थे, लेकिन उनके शब्दों में श्री हान के बिना उनके मिलने का कोई मतलब नहीं था। जीमिंग ने हल्के से उपहास किया जब उसने जू लैन को देखा। वह शू लैन के गुस्से भरे भाव देख सकती थी। उसने अपने गुस्से को दबा रखा था और अपने होंठ कसकर भींच रखे थे। शू लैन को ऐसे लोग पसंद नहीं जो हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हैं। अपने सहकर्मियों के प्रति हमेशा उचित सम्मान रखना चाहिए, लेकिन युआन लेई की बातें उनके महत्व को नज़रअंदाज कर रही थीं। आप सभी लोग अस्थि अग्नि में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप अस्थि अग्नि में शामिल नहीं होना चाहते तो कृपया न हो। अगर आप ज़बरदस्ती अस्थि अग्नि में शामिल हुए तो माहौल और ख़राब हो जाएगा। जू लैन ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। सुश्री युआन, आप अलाव में शामिल न होने का विकल्प चुन सकती हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने युआन लेई की ओर देखा। अध्याय 277 शुगर डैडी। जू लैन ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि वह युआन लेई के मैं राजकुमारी हूँ जैसे रवैये से परेशान हो रही थी। हालांकि शू लैन अपने काम में बहुत अच्छी थी, लेकिन वह बहुत गुस्सैल भी थी। उसे उन लोगों से नफरत है जो कभी भी कोई काम वैसा नहीं करते जैसा उन्हें बताया गया था। युआन लेई भी नीचे देख रही थी और दूसरे लोगों को भी। वे लंबी यात्रा करके यहाँ आए थे और वह आराम करना चाहती थी क्योंकि मिस्टर हान यहाँ नहीं है। उसका रवैया साफ था, वह दूसरों से घुलना मिलना नहीं चाहती, बस अपने काम से काम रखना चाहती है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, सुश्री युआन कार्यशाला में शामिल न होने का विकल्प चुन सकती हैं। जू लैन भी अब उसे वर्कशॉप में नहीं आने देना चाहती। अगर वह वर्कशॉप में गई तो सबका मूड खराब कर देगी। उसका खून खौल रहा था क्योंकि उसने बस में भी उसके कष्टप्रद व्यवहार को सहन किया था। उसने युआन लेई को अपनी असिस्टेंट को धमकाते और नीची नज़र से देखते देखा है। उसकी असिस्टेंट एक युवा लड़की है जो बहुत मेहनती है और युआन लेई की जिद ने उसे डरपोक बना दिया है। जू लैन ने पहले भी इस लड़की से बात की थी और पता चला था कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसे अपनी ट्यूशन फीस जुटाने के लिए काम करना होगा। इसके अलावा उसे मनोरंजन उद्योग में भी रुचि है। इस तरह वह सीख भी सकती है और अपनी ट्यूशन फीस भी कमा सकती है। लेकिन युआन ली उस पर चिल्लाती रही और उसकी हर गलती की ओर इशारा करती रही। उसकी तीखी आवाज़ के कारण उसे सिरदर्द हो गया है। इस तरह के लोग अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करते।
अल्पविराम। युआन लेई ने जूलैन के सिकुड़े हुए होंठ और जबरदस्ती की मुस्कान देखी, उसे अप्रसन्नता महसूस हुई। वह और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह शूलैन को नाराज नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह मिस्टर हान की असिस्टेंट है और कुछ सालों से उनके साथ काम कर रही थी। उसने बस अपने होंठ भींच लिए और उसकी ओर उदासीन दृष्टि से देखने लगी। जीमिंग ने पहले शूलैन को देखा और फिर युआन लेई को। उसे युआन लेई से बुरी भावनाएं आ रही थीं। हालांकि वह फिल्म की मुख्य नायिका थी, फिर भी वह नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। अपने साथियों के प्रति उसका रवैया सम्मानजनक नहीं था और इससे परेशानियां पैदा होती थीं। ठीक है सब लोग, ये रही आपकी चाबियां, आप अपने अपने कमरों में जाकर फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद हम बारबेक्यू और अलाव जलाएंगे। उसने सोंग जिना से उनकी चाबियां देने को कहा। सोंग जिना ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। सोंग जिना जूलैन के करीब आ गई है और अनंत प्रेम के एक कर्मचारी की तरह उसकी मदद कर रही है। इसके अलावा यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको अलाव में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सभी के साथ अलाव में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, उसने युआन लेई को मुस्कुराते हुए कहा। अरे एक और बात, अलाव के समय एक महत्वपूर्ण अतिथि होंगे जो आपको ऐतिहासिक फिल्मों में अभिनय करने के कुछ टिप्स देंगे जो अभिनय करते समय आपके काम आएंगे। और हाँ, यह अनिवार्य नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं और खराब अभिनय करके अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते तो आप आना चुन सकते हैं। ये शिक्षण कार्यशाला आपकी पसंद पर निर्भर करती है। अगर आप थके हुए हैं तो आराम करना चुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, श्री हान को आलसी लोगों से नफरत है। अगर आप शूटिंग के दौरान अच्छा अभिनय नहीं कर सकते तो ये शिकायत मत कीजिए कि आपको इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि आप वर्कशॉप में नहीं आए। यह मुझे मुश्किल स्थिति में डाल देगा, आप जानते हैं, जूलैन ने विनम्रता से कहा और युआन लेई की ओर मुस्कुराए। युआन लेई का चेहरा तब काला पड़ गया जब उसने शूलैन के हाव भाव देखे और वह उसका मजाक उड़ा रही थी। वह समझ गई कि वह उसके व्यंग्य का जवाब दे रही है। वह अपनी भौहें सिकोड़ रही थी और अपने व्यवहार से परेशान थी। जब से उसने सर्वश्रेष्ठ नौसिखिया का पुरस्कार जीता है तब से किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की है, क्योंकि वह एक ऐसे बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में है जो उससे 10 साल बड़ा है। लेकिन वो उसके साथ उसकी ताकत और रुतबे के लिए है, प्यार के लिए नहीं। वो जवान और खूबसूरत है, लेकिन इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए उसे कनेक्शन की ज़रूरत है। हालांकि वह खूबसूरत हैं, लेकिन इस उद्योग में शीर्ष पर बने रहने के लिए वह सिर्फ अपनी प्रतिभा पर निर्भर नहीं रह सकती। बेस्ट न्यूबी अवार्ड उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है जिनके पास कनेक्शन है। अगर उसने इस इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बनाई तो देर सवेर लोग उसे और उसके अवार्ड्स को भूल जाएंगे। इस न्यूबी अवार्ड को जीतने के बाद वह अपने तथाकथित बॉयफ्रेंड या यूं कहें कि शुगर डैडी के साथ रिलेशनशिप में आ गई। ये वही बिजनेसमैन है जिसने उसे यह अवार्ड दिया है। जब वह उसे पुरस्कार दे रहा था तो वह उसकी घृणित निगाहों और स्पर्शों को महसूस कर सकती थी, लेकिन जब उसने उसकी हैसियत और उसके द्वारा उसे मिलने वाले संबंधों को देखा तो उसकी घृणा गायब हो गई। वह एक 35 साल का गोल चेहरा और निकला हुआ पेट वाला आदमी है। वह उससे इसलिए घिन करती थी क्योंकि वह उसे जिस नज़र से देखता था और उसकी घटिया टिप्पणियां उसे घिनौनी लगती थीं। हालांकि वह कुछ कह नहीं पाए। वह उसे वह क्षमता और सहारा देता है जिसकी उसे ज़रूरत थी। उनसे मिलने के बाद उसे पहले की तरह कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वह सब कुछ अपने आप पा लेती है। इस भूमिका के लिए भी उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने उन्हें ये भूमिका दिलाने में मदद की क्योंकि वह फिल्म में सबसे बड़े निवेशकों में से एक थे। इस भूमिका को पाने के लिए उसे लगातार 2 रातों तक उसके द्वारा प्रताड़ित होना पड़ा। वह एक ऐसे जानवर की तरह था जो एक बार शुरू हो जाए तो कभी नहीं रुकता। वो जो करती है उसमें कोई बुराई नहीं है। वो दिखने में भी अच्छी है और अपनी अच्छी एक्टिंग से उसे अवार्ड भी मिला है। वो बुरी एक्टर नहीं थी, लेकिन कमाल की भी नहीं थी, इसीलिए वो बाकियों से ज़्यादा मेहनत करती थी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि यही सब कुछ नहीं है। वह खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कुछ फ़ायदे पाने के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि श्री हान उन्हें मुख्य नायिका के रूप में नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्हें अपनी फिल्म के लिए निवेशकों की भी ज़रूरत है। उनकी एक्टिंग कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक थी, इसलिए उन्होंने समझौता करके उन्हें ये रोल दे दिया। उनके अनुसार मुख्य महिला की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसे बस नाजुक बने रहना है और हर समय रोना है, लेकिन दूसरी मुख्य भूमिका को अलग अलग तरह की भावनाएं दिखानी होंगी। उसे अपना गुस्सा, नफरत, बदला, प्यार और दर्द दिखाना होगा। दूसरी मुख्य महिला की भूमिका एक प्रतिपक्षी की है, लेकिन वह चाहता है कि दर्शक उससे नफरत करने के बजाय उसके प्रति सहानुभूति रखें। इस तरह की जटिल भूमिका के लिए बहुत दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। हर कोई इस तरह की भूमिकाएं नहीं निभा सकता, इसीलिए उन्होंने इस भूमिका के लिए अभिनेत्री चुनने में पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार उन्हें जी मिंग के रूप में दूसरी नायिका मिल गई। अध्याय 278। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुश्री जू इतनी भयंकर हो सकती हैं। युआन लेई शू लैन की व्यंग्यात्मक बातें सुनकर क्रोधित हो गई। वह उसे अभिनय कौशल न होने का ताना मार रही थी और उसे आने से मना कर रही थी। युआन लेई को लगा कि उसने जानबूझकर यह बात पहले बताई थी कि कोई व्यक्ति अलाव के दौरान उन्हें कुछ टिप्स देने के लिए आने वाला था। जूलैन, बुरे अभिनय से तुम्हारा क्या मतलब था? क्या तुम जानबूझकर मुझे उकसा रही हो? युआन लेई ने जूलैन को घूरते हुए सख्ती से पूछा। वह शूलैन के शब्दों में व्यंग्य महसूस कर सकती थी और वे उसके लिए थे। सुश्री युआन, आप क्या कह रही हैं? मैं तो बस सबको समझा रहा हूं कि आज रात एक महत्वपूर्ण अतिथि होंगे जो उन्हें एक ऐतिहासिक फिल्म में अभिनय करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं, और अगर वे इसे भूल गए तो इसका उनके अभिनय पर असर पड़ेगा। मैं तो बस तथ्य बता रहा हूं, मैं किसी को निशाना नहीं बना रही हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें क्यों निशाना बनाऊंगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अभिनय ठीक नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें निशाना बना रही हूं? वह मासूमियत से उससे पूछती है।
सच कहें तो हर कोई जूलैन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ सकता था और मन ही मन हंस रहा था। जीमिंग ने शूलैन को दिलचस्प नज़रों से देखा। उसने सोचा था कि शूलैन सिर्फ मिस्टर हान की असिस्टेंट है और युआन लेई का रवैया देखकर उसे तंग किया जाएगा, लेकिन उसकी वापसी देखकर उसे एहसास हुआ कि शूलान दिखने में जितनी सीधी सादी है उतनी है नहीं। अपनी छोटी सी शक्ल से वो भले ही प्यारी और नाजुक लगती हो, लेकिन उसका रौद्र रूप छिपा नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं कि वह इतने लंबे समय से मिस्टर हान के साथ है। सिर्फ इस तरह का किरदार ही मिस्टर हान के पागलपन को संभाल सकता है। युआन लेई का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। शूलैन ने उसके लिए बदला लेने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जूलैन की बातें सुनने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वही बोली। जूलैन की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ वही सोचती है कि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। उसने अपना सिर घुमा लिया और अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि एक मामूली असिस्टेंट से बहस करना उसकी ज़िंदगी की बर्बादी होगी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ये रोल दिलाने के लिए बहुत कुछ किया है, तो कम से कम इतना तो कंट्रोल तो होना ही चाहिए। वह कोई तुच्छ इंसान नहीं है जो हर बात पर नाराज़गी पाल ले। उसने उदारता दिखाने का फैसला किया और उससे कुछ न कहने का फैसला किया। उसके सहायक ने उसके कमरे की चाबी ले ली और उसने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। सबने उसकी पीठ और उसके गुस्से से भरे जाने के तरीके को देखा। माहौल और भी अजीब और असहज हो गया। हालांकि युआन लेई को हताश होकर जाते देख शूलैन खुश थी। उसे युआन लेई को नाराज करने पर गर्व महसूस हो रहा था। प्रारंभ में वह अपने द्वारा तैयार किए गए अतिथि के अचानक आगमन से सभी को आश्चर्यचकित करना चाहती थी, लेकिन युआन लेई का रूखा व्यवहार देखकर वह उसे ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाए। वह काफ़ी नाराज थी और मिस्टर हान भी इन कलाकारों पर लगाम लगाने के लिए वहां मौजूद नहीं थे। तकनीकी रूप से जूलैन श्री हान की सहायक है, लेकिन वास्तव में उनका रिश्ता इससे कहीं अधिक था। वह उसका गुरु था और उसे अपनी बेटी जैसा मानता था। वह उससे बहुत प्यार करती थी और यही वजह थी कि वही अकेली थी जो उसके मूड को संभाल सकती थी। इंडस्ट्री में कोई भी उनके साथ जूलैन की तरह अच्छे से काम नहीं कर सकता। जीमिंग ने युआन लेई की छवि को गायब होते देखा और उसे होटल में प्रवेश करते देखा। वे अभी भी बगीचे में खड़े थे। युआन लेई के जाने के बाद जूलैन ने सबकी तरफ देखा और कहा, सब लोग बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो और जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। उसके बाद 2 घंटे में होटल के पीछे वाले बगीचे में मुझसे मिलो। उसने ताली बजाते हुए कहा। ठीक है, हाँ, सभी ने सहमति में उत्तर दिया। उसके बाद जीमिंग ने अपना ट्रॉली बैग उठाया और सोंग शिन्ने के साथ जाने को तैयार हो गई। उसने देखा कि जूलैन बस ड्राइवर से बात कर रही थी और कुछ बातें कर रही थी। वह शूलैन के पास गई और जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने उसे पुकारा, अभी तुम बहुत प्रभावशाली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुशीशु इतनी उग्र हो सकती हैं। उसने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। जूलैन मुनी और जीमिंग को देखकर मुस्कुराए। उसने सोंग जीने के साथ अच्छी बातचीत की और उसे जीमिंग इसलिए भी पसंद आई क्योंकि उसने उसका ऑडिशन और उसका व्यवहार देखा था। जीमिंग बहुत सहयोगी है और हमेशा सभी से गर्मजोशी से बात करती है, जबकि शूलान उन लोगों से नफरत करती है जो सिर्फ उसके लिए परेशानी खड़ी करते हैं और खुद को ऊंचा और शक्तिशाली दिखाते हैं। वह ये भी जानती है कि शूलैन ने ये भूमिका कैसे हासिल की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि अगर मिस्टर हान कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह कौन होती है कुछ कहने वाली। कुछ भी नहीं, मुझे रोजाना ऐसे लोगों से निपटना पड़ता है। युआन लेई कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो सोचते हैं कि दुनिया उनकी है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं जो बिना कुछ कहे ऐसा रवैया अपना लूं। उसने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। जीमिंग ने उसकी बात पर सिर हिलाया। वह समझती थी कि उसे रोजाना ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। इसके बाद जीमिंग और सोंग शिन्ना दोनों अपने कमरे में चली गईं। उन्हें एक कमरा दिया गया था जिसमें वह और सोंग शिन्ना साथ सोएंगे। निंग शहर ग्रामीण इलाकों में बसा एक छोटा सा कस्बा है और होटल भी ज्यादा बड़ा नहीं था। उन्हें बस कुछ ही कमरे मिल पाए और कलाकारों को अपने सहायकों के साथ भी सोना पड़ा। आखिरकार ये केवल एक कार्यशाला थी और उनके लिए एक रात के लिए समायोजित होना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सभी लोग व्यवस्था से संतुष्ट थे क्योंकि कमरे 2 लोगों के रहने के लिए पर्याप्त बड़े थे और साफ सुथरे थे तथा उनमें सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद थीं। जीमिंग ने कमरे में चारों ओर देखा और हैरान रह गया कि यह होटल कितना बढ़िया है। हालांकि यह ज्यादा आलीशान और बड़ा नहीं था, फिर भी उनके एक रात रुकने के लिए काफी अच्छा था। सोंग जिना उनके बैग व्यवस्थित कर रही थी और उसने जीमिंग से पूछा, जीमिंग, तुम पहले स्नान कर सकती हो, तुम थकी हुई होगी, इसके बाद हमें बारबेक्यू के लिए नीचे जाना होगा। उसने अपने बैग से कपड़े निकालते हुए कहा। जीमिंग ने सोंग जिन्ने की तरफ देखा और सिर हिलाया। उसने अपने कपड़े अलमारी में रख दिए हैं क्योंकि उसे हर समय अपने कपड़े बैग में रखना पसंद नहीं है। और वह इस छोटे से काम के लिए सोंग जिना को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर उसने अपने कपड़े उठाए और नहाने चली गई। नहाने के बाद जीमिंग एक सफ़ेद रंग की आरामदायक ड्रेस पहनकर बाहर आए। ये ड्रेस रात में पहनने के लिए साधारण और आरामदायक थी। हालांकि वह इस समय कपड़े नहीं पहनना चाहती, लेकिन उन्हें बारबेक्यू और अलाव के लिए नीचे जाना है। वे लोगों से मिलेंगे और वह गलत कपड़े नहीं पहन सकती। सोंग जिन जो कमरे में सोफे पर बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था, जीमिंग की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कोई मेकअप नहीं किया था और चूंकि उसने अभी अभी स्नान किया था, उसका चेहरा ताज़ा था और थोड़ा लाल था। उसने अपने बालों को सुखाने के लिए तौलिए से बांध रखा था। इससे उसकी लंबी गर्दन साफ और आकर्षक दिख रही थी। सोंग शिन्ना ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने अभी तक उसे अभिनय करते नहीं देखा था, लेकिन वह समझ सकती थी कि तांग नियान ने जीमिंग को अपनी कलाकारी के लिए क्यों चुना है। वह स्वाभाविक रूप से सुंदर थी और उसे किसी को अपना आकर्षण साबित करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी।
वह स्वाभाविक रूप से सुंदर और आकर्षक है। जीमिंग जो अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी, उसने सोंग जिनेर की नज़र को महसूस किया और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वह हल्के से हंसी और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, बात बस इतनी है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अगर मैं मर्द होती तो तुम्हारे पीछे पड़ जाती। सोंग जिनर अपनी बात पूरी करते हुए हंस पड़ी। सोंग जिनर के मुंह से ये शब्द सुनकर जीमिंग हैरान रह गई और उसे शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सोंग जिनर इतनी सहज और घटिया हो सकती है। आप क्या कह रहे हैं? बातों को बड़ा चढ़ाकर मत बताए, वह हंसते हुए वैनिटी टेबल की ओर चली गई। अध्याय 279। क्या आपको युआन लेई के लिए काम करना जारी रखना होगा? जीमिंग वैनिटी टेबल के सामने बैठी थी और अपना तौलिया हटाने ही वाली थी कि अचानक उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। वह और सोंग जिनर एक दूसरे को असमंजस में देखते हुए बाहर देखने चले गए। जीमिंग ने अभी भी अपने गीले बालों के चारों ओर एक तौलिया लपेटा हुआ था जिससे उसकी चिकनी जैद सफ़ेद गर्दन उजागर हो गई थी। उन्होंने जो आरामदायक सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी वह आधी बांह की आस्तीन वाली थी और इस ढीली सफ़ेद पोशाक में वह अधिक आकर्षक और सुंदर लग रही थी, जिससे वह युवा दिख रही थी। जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने युआन लेई की सहायक बाई यान को गलियारे में बाहर खड़ा पाया और उसका बैग दालान में फेंका हुआ था। युआन लेई का कमरा जीमिंग के कमरे वाली ही मंजिल पर था। युआन लेई का कमरा उसके कमरे के बगल में था। जीमिंग और सोंग जिनर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाई यान दालान में थी और उसका सामान बाहर फेंका हुआ था। वह दयनीय भाव से अपना सामान उठाते हुए रो रही थी। जीमिंग और सोंग जिनर जल्दी से उसकी ओर दौड़े और उसे उठने में मदद की। जीमिंग को इस छोटी लड़की के लिए बुरा लगा क्योंकि वह युवा और बहुत मेहनती थी। यह उसका दुर्भाग्य था कि उसे ऐसे राक्षस व्यक्ति का सामना करना पड़ा। जीमिंग ने उसे उठने में मदद की जबकि सोंग जिनर ने फर्श से उसका सामान उठाने में उसकी मदद की। जीमिंग ने उसकी पीठ थपथपाए और उसे शांत करने की कोशिश की। शश, रो मत। लेकिन जब उसने बाई यान का हाथ अपने चेहरे से हटाया तो उसे अपने चेहरे पर लाल रंग का हाथ का निशान मिला। हाथ का निशान हल्का नहीं था, साफ था कि उसे जोर से थप्पड़ मारा गया था जिससे उसके होंठ के एक तरफ से खून बह रहा था। उसकी हालत देखकर जीमिंग का चेहरा उदास हो गया। उसने अपने पिछले जीवन में इस तरह के रवैये का अनुभव किया था और इस वजह से वह इस तरह के लोगों के प्रति संवेदनशील हो गई थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, सोंग जिनर ने भी उसके चेहरे पर हाथ के निशान को देखा और जल्दी से खड़ी हो गई और जीमिंग का हाथ पकड़ लिया। चलो पहले अपने कमरे में चलते हैं। जीमिंग ने उदास भाव से सोंग जिनर को देखा लेकिन अंत में उसने सोंग जिनर के सामने हार मान ली और अपने कमरे में चली गई। वहां जीमिंग ने ध्यान से बाई यान को कुर्सी पर बैठाया जो थोड़ा कांप रहा था। जीमिंग को इस लड़की पर दया आ गई और उसने उसे शांत करने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ चिपचिपे और लाल हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जला दिया गया हो। जीमिंग का चेहरा उदास हो गया और उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया और कठोर स्वर में बाई यान से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों जल गए हैं और तुम्हारे चेहरे पर हाथ का निशान क्यों है? ये तुम्हारे साथ किसने किया? क्या ये युआन लेई है? क्या उसने तुम्हें इस तरह थप्पड़ मारा जिससे तुम्हारा चेहरा लाल हो गया? जीमिंग ने बाई यान की आंखों में देखा। इस छोटी लड़की ने उसे लूशी की याद दिला दी जो उसी तरह मेहनती और बहुत प्यारी थी। हालांकि उसे अन्याय का सामना करना पड़ता है और कई बार झाओ मिंग के स्थान पर जियोली और वेंजू से अपमान सहना पड़ता है। इतना ही नहीं, उनके नौकर भी उसे नीची नज़र से देखते थे। लूशी को यह अपमान सहना पड़ा क्योंकि झाओ मिंग उस समय उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। हालांकि उसने कभी खुद को सजा नहीं दी और न ही खुद पर गोली चलाई। लेकिन महल में इस तरह की हिंसा आम बात थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में लोग जो कानून और मानवाधिकारों के प्रति बहुत चिंतित हैं ऐसा शिष्ट व्यवहार दिखा सकते हैं। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया उसके समय से अलग नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को इंसान नहीं समझते। उन्हें लगता है कि पैसे और ताकत से वे सब कुछ जीत सकते हैं। बाई यान कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। सोंग जिनर ने एक कप पानी लिया और उसे पीने के लिए दिया। बाई यान ने सोंग जिनर को कृतज्ञता से देखा और अपने कांपते हाथों से पानी का कप लिया और उसे पी लिया। बाई यान को इस हालत में देखकर जीमिंग का सिर दुखने लगा। उसे अपनी हालत पर बहुत बुरा लग रहा था। वो अभी बच्ची ही थी, कॉलेज में पढ़ती थी और ट्यूशन फीस के लिए काम करती थी, लेकिन उसने ऐसा क्या किया था कि उसके साथ ऐसा घिनौना व्यवहार किया गया? बाई यान के शांत होने के बाद जीमिंग ने उसकी ओर देखा और फिर से पूछा, क्या युआन लेई ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? और तुम्हारे हाथों पर यह जलने का निशान क्या है? वास्तव में क्या हुआ था? बाई यान जीमिंग की आंखों में चिंतित भाव देखकर आश्चर्यचकित हुई और खुश हुई। उसने अपने होठों को भींच लिया और जीमिंग को असुरक्षित रूप से देखा और सिर हिलाया। हमारे कमरे में आने के बाद युआन लेई को एहसास हुआ कि हमें एक ही कमरे में रहना था। वह नहीं चाहती कि मैं उसके साथ रहूं और वह मुझे दूसरे कमरे में रहने देने के लिए अपना पैसा भी नहीं देना चाहती। उसने मुझे रात में शौचालय के पास ज़मीन पर सोने को कहा। उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि अगर मैं वहां सोऊंगी तो सोफ़ा गंदा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम एक ही कमरे में सो सकते हैं, उसने कांपती आवाज़ में कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाई यान की हालत देखकर जीमिंग और सोंग जिनर ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि युआन लेई उनकी कल्पना से कहीं ज़्यादा क्रूर है। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं पहले से ही उसके इस तरह के व्यवहार का आदी था। फिर उसने मुझसे उसके लिए कॉफ़ी लाने को कहा और कहा कि मैं उसे गर्म कर दूं क्योंकि वह थकी हुई थी और उसे ताज़ा होने की ज़रूरत थी। लेकिन जब उसने कप पकड़ा तो उसने उसे मेरे ऊपर पलट दिया जो मेरे ऊपर गिर गया और मेरे हाथ जल गए। उसने कहा कि यह बहुत गर्म है और सावधानी न बरतने के लिए मुझ पर चिल्लाए। उसने इस तथ्य की परवाह नहीं की कि कप मेरे नंगे हाथों पर गिरा था और मुझे एक और कप कॉफ़ी लाने का आदेश दिया।
उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं जलूं या नहीं, उसे सिर्फ अपनी परवाह थी। इतना ही नहीं, जब मैंने उसके लिए कॉफ़ी लाने से पहले अपने जले हुए हिस्से पर मरहम लगाने की कोशिश की तो वह मुझ पर चिल्लाई कि मैं ज़्यादा संवेदनशील हूँ और कह रही थी कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि मैं बदमाश हूँ और उससे बहस कर रहा हूँ। उसने मेरा सामान भी बाहर फेंक दिया और कहा कि मैं उसके साथ एक ही कमरे में रहने के लायक नहीं हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं बाहर सो जाऊं और अंदर आने का सपना भी मत देखना। अपनी बात कहने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। एक छोटी बच्ची को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें सुनकर ज़ीमिंग का दिल दुख गया। युआन लेई बहुत ज्यादा थी। उसने खुद को बाहर जाकर उस कुतिया के मुंह पर थप्पड़ मारने से रोका। सॉन्ग जिना ने ज़ीमिंग के चेहरे पर गहरे भाव देखे और उसकी बाँह थपथपाई। आराम करो, तुम्हें सोच समझ कर सोचना चाहिए। तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम सिर्फ अपने लिए मुसीबत मोल लोगी। और तुमने तो अभी तक डेब्यू भी नहीं किया है। तुम उसे नाराज़ नहीं कर सकते। मुझे पता था कि युआन लेई अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन हम इस समय उसे नाराज़ करने की हिम्मत नहीं कर सकते। उसने उसे शांत करने की कोशिश की। सोंग जिन जानती है कि युआन लेई कोई अच्छी इंसान नहीं है और उसे अपमानित करने से केवल ज़ीमिंग को ही नुकसान होगा। बाई यांग ने सोंग जिन की बातें सुनकर सिर हिलाया और कहा, हाँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, यह कोई गंभीर बात नहीं है। मुझे इन सब की आदत है। बस मैं अभी इतनी भावुक थी कि आप सभी को चिंतित कर रही हूँ, लेकिन मैं वास्तव में ठीक हूँ। मुझे इन सब की आदत हो गई है। उसका गुस्सा कल तक शांत हो जाएगा। कोई बात नहीं, बकवास बंद करो। तुम कैसे ठीक हो सकते हो? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हारे जख्म नहीं देख सकते? बायान, क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए इतना दर्द सहना जरूरी है? क्या तुम्हें युआन लेई के लिए काम करते रहना होगा? उसने चिंता से पूछा। वह समझ नहीं पा रही थी कि जब उसे इतनी यातना सहनी पड़ रही है तो वह युआन लेई के लिए काम क्यों कर रही है। अध्याय 280, वह ठीक हो जाएगी। ज़ीमिंग की बातें सुनकर बायान ने उसकी ओर देखा और आंखें भर आई। ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे चाहिए क्योंकि मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई का आर्थिक खर्च नहीं उठा सकते, और यही एकमात्र नौकरी है जो मुझे उनकी सहायक होने के बदले इतनी बड़ी रकम दे सकती है। अगर यह नौकरी न होती तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती, उसने उदास भाव से कहा। ज़ीमिंग ने कुछ नहीं कहा। सोंग जिन ने भी बायान की तरफ देखा और ज़ूलैन के शब्द याद आ गए कि युआन लेई बहुत गुस्सैल स्वभाव की है और ऐसी अफवाहें हैं कि उसके सहायकों ने उसके रुके और घमंडी स्वभाव के कारण काम छोड़ दिया है। लेकिन अब सोंग जिन को उनके जाने की असली वजह समझ आ गई थी। वजह थी अपने सहायकों पर अक्सर हिंसा का इस्तेमाल करना। उसने मुड़कर ज़ीमिंग की तरफ देखा और उसे गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और पूछा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? ज़ीमिंग ने उसकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। उसने बाय यान की तरफ देखा और कहा, बाय यान, क्या तुम्हें लगता है कि पैसों के लिए इतनी यातनाएं सहना उचित है? क्या तुम में जरा भी आत्मसम्मान नहीं है? उसने अपनी तीखी नज़रों से उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है जैसे वह बाय यांग में खुद को देख रही थी जब वह वेंजू और शियाओली द्वारा उसके ऊपर फेंके गए सभी अपमानों को सहने की आदी थी। बाय यांग, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसे संरक्षण की ज़रूरत हो। तुम 20 साल की हो। तुम एक वयस्क हो और तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। मैं आपको बता दूं, कोई भी पैसे से आपका आत्मसम्मान नहीं खरीद सकता। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अपने आत्मसम्मान को कुचलने देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी मदद कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें खुद की मदद करनी होगी और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना होगा, उसने दृढ़ता से उसकी ओर देखते हुए कहा। सोंग शीन अभी ज़ीमिंग की आंखों में भयंकर भाव देखकर हक्की बक्की रह गई। उसे बाय यान के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन ज़ीमिंग की प्रतिक्रिया बहुत ही उग्र थी। सोंग जिन इस झंझट में शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो हर कोई ज़ीमिंग को दोषी ठहराएगा क्योंकि वह एक नौसिखिया थी और साथ ही युआन लेई ने भी उसके समर्थन के कारण उद्योग में पैर जमा लिया है। उसे बाय यान के लिए बुरा लग रहा था और वे उसे रात भर अपने कमरे में रहने देकर उसकी मदद कर सकते थे। उन्हें इस झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह चाहती थी कि ज़ीमिंग इस झंझट से जितना हो सके दूर रहे। बाय यान ने नीचे देखा और कुछ देर सोचा। फिर उसने ज़ीमिंग की तरफ देखा और उसका मतलब समझ गई। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी और किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। आखिरकार मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ज़ीमिंग ने बाय यान के पीले चेहरे को देखा और उस पर थोड़ा मुस्कुराया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि अब तुम समझ गई हो। जाने से पहले ये दवा लगा लो। ज़ीमिंग ने उसे चेहरे और हाथों पर लगाने के लिए मरहम दिया। डॉट 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 डॉट। उसके बाद बाय यान बाहर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। सोंग जिन ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन ज़ीमिंग ने उसे रोक लिया। चिंता मत करो, वह अब ठीक हो जाएगी। आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोंग जिन उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर वह वहाँ अकेली जाएगी तो वह औरत उसे फिर से मार सकती है? सोंग जिन ने उससे पूछा। वह अवाक रह गई जब उसने देखा कि ज़ीमिंग कुछ भी न हुआ हो ऐसे वैनिटी टेबल की ओर जा रही है और उसने अपने बालों में लिपटा तौलिया नीचे खींच लिया। ज़ीमिंग ने आईने में सोंग जिनेर की हैरान प्रतिक्रिया देखी और हल्के से मुस्कुराई। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी, उसने लापरवाही से जवाब दिया। अब उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसने मुस्कुराते हुए अपने बाल सुखाने के लिए ब्लोअर उठाया। सोंग जीन अविश्वास से उसे घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ीमिंग अचानक इतना अलग व्यवहार क्यों कर रही है।
जीमिंग ने बायान की आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखी और उसे यकीन था कि यह लड़की अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। कभी कभी किसी व्यक्ति को अपना वास्तविक मूल्य समझने और वास्तविकता का सामना करने के लिए कुछ प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। पिछले जन्म में किसी ने भी उसे प्रोत्साहन के ऐसे शब्द नहीं कहे थे, बल्कि उसे केवल स्थिति के साथ समझौता करने को कहा था और कहा था कि इस जन्म में वह कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस दुनिया में आने और लिवेई का प्यार प्राप्त करने के बाद उसे एहसास हुआ कि कभी कभी प्रोत्साहन के कुछ शब्द व्यक्ति को वास्तविकता का सामना करने में मदद कर सकते हैं और वे स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत बन सकते हैं। अगर उसने इस वक्त बायान की मदद की है तो अब वो खुद कुछ नहीं कर पाएगी। उसे भविष्य में हर समय किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। समस्या का सीधे सामना करना वयस्क बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि वह इस समय अपने लिए खड़ी नहीं हुई तो वह कभी भी अपना सम्मान करना नहीं सीख पाएगी। जब जीमिंग और सोंग जिना दोनों तैयार होकर बारबेक्यू के लिए नीचे गए तो उन्होंने देखा कि युआन लेई का कमरा बंद था और बाहर कोई नहीं था। उन्हें कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। वहां बहुत शांति थी। सोंग जिना चिंतित महसूस कर रही थी, लेकिन जीमिंग ने उसे चिंता न करने के लिए कहा। जब वे नीचे उतरे तो उन्हें होटल की लॉबी में शूलैन मिली। वह होटल के बगीचे में भी जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। साथ साथ चलते हुए शूलान ने जीमिंग से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि बायान को क्या हुआ था? नाम सुनकर जीमिंग ने अपनी बाहें उठाईं लेकिन शांत रहीं। लेकिन सोंग जिना चिंतित हो रही थी और उसने पूछा, उसे क्या हुआ? क्या वह ठीक है? उसे चोट तो नहीं लगी है? वह उस छोटी बच्ची के बारे में चिंतित थी और जीमिंग ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। कम से कम वे उसे रात भर उसके कमरे में रख सकते हैं और फिर उसे शांत कर सकते हैं। लेकिन जीमिंग ने उसे जाने दिया। उसे बायान के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वह भी एक सहायक है और उसका परिवार भी पहले बहुत अमीर नहीं था। इसलिए वह जानती है कि खुद ट्यूशन फीस जमा करना कितना मुश्किल होता है। उसने बायान की हालत जानने की उत्सुकता से जूलैन की ओर देखा। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।